हेलो स्टूडेंट्स। आज एक बार पुनः मैं आपको अपनी कक्षा में स्वागत करता हूं और माइक्रो टीचिंग के क्रम में इसके पहले आपने 5 स्किल पढ़ा होगा। ये 6वीं स्किल है जिसका नाम है पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि कौशल। हिंदी में इसके नाम थोड़ा सा अजीब है, इंग्लिश में देखेंगे रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक स्किल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इन कौशलों की श्रृंखला में पूर्व के वक्ताओं ने आपको इसके पहले जो स्किल पढ़ाई है उसी क्रम में ये अगली स्किल है और आपको 8 स्किल अपनी ईपीसी फर्स्ट कॉपी में लिखना है। उसके क्रम में ये 6वीं स्किल है। देखते हैं कि ये पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि कौशल होता क्या है। पहले तो आप ये जानिए कि रीइंफोर्समेंट और फीडबैक यहाँ तो साथ में लिख दिया गया है, आपके सिलेबस में साथ में ही है, इसलिए हमको दोनों के बारे में साथ में ही बताना है। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो इनमें अंतर होता है। अब एक छात्र को, चूंकि हम जो है पढ़ाई के बेसिस पर बात करें, तो एक छात्र अगर कुछ पढ़ाता है, आप ऑब्जर्वर हैं और ऑब्जर्व करते हैं, तो पुनर्बलन आप उसी समय देते हैं। आप जब ऑब्जर्व करते हैं, वो पढ़ा रहा है, कुछ बातें आप सिखा रहे हैं उसको, तो बताते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करो, सकारात्मक नकारात्मक जो भी आप बताते हैं, जिससे वह क्या करता है, अपने में सुधार लाता है। तो ये तो क्या है, प्रेरक का काम करता है पुनर्बलन। अगर हम हिंदी में देखें तो प्रेरक का काम। और प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक क्या होता है, जब आप ये देखते हैं कि अमुक छात्र पढ़ा रहा है, पढ़ाने के बाद फीडबैक हमेशा आप ध्यान दीजिएगा कार्य समाप्ति के बाद ही दिया जाता है। क्या आपने अच्छा किया, क्या आपने सही नहीं किया। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं फीडबैक जो है वह मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है कि आपने जो भी कार्य किया उसमें क्या अच्छा किया, क्या अच्छा नहीं किया, वो क्या है, वह मूल्यांकन के अंतर्गत आता है कार्य समाप्त होने के बाद। और ये पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट यह कार्य के, जब आप कार्य को शुरू किए हैं उसी के दौरान भी दिया जा सकता है और दोनों में सुधार की बातें बताई जाती हैं। इसीलिए स्किल में हम जो है पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि कौशल साथ में लेकर के चलते हैं कि दोनों का साथ में प्रयोग किया जाता है। स्किल में अंतर जो मैंने बताया वो साइकोलॉजी की दृष्टि से अंतर बताया। अब यहां देखते हैं कि है क्या पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि। आप जो चाहे तो इससे भी लिख सकते हैं, चाहे तो किताबों में दिया है इसका अर्थ, उस आधार पर भी आप लिख सकते हैं। देखिएगा एक बार देखते हैं हम, अध्यापक की वो समस्त क्रियाएं जिनसे विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है उसे पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि कौशल कहते हैं। अभी अभी मैंने आपको उसी चीज की चर्चा किया कि विद्यार्थियों की अनुक्रियाएं यानी रिस्पांस क्या कर रहे हैं, उसी की बात हो रही है कि विद्यार्थियों की अनुक्रियाओं को प्रोत्साहन मिलता है। कब, जब आप कोई ऐसा पुनर्बलन का काम करते हैं, कोई ऐसा सुझाव देते हैं या कोई ऐसा तरीका बताते हैं तो उनको प्रोत्साहन मिलता है, वही बात हो रही है, उसे पुनर्बलन पुष्टि कौशल कहते हैं। अब आगे देखिएगा, इसमें 2 प्रकार का पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाता है जो इस प्रकार है। तो ये तो इसकी सामान्य बातें हो गई, सामान्य अर्थ हो गया। इसका और अर्थ लिखना चाहे आप 5-6 लाइनों में, 8 लाइनों में, 10 लाइनों में, तो वो किताबों में सब है, हमने केवल इसको 1 लाइन इसीलिए लिखा है। देखिएगा इसमें क्या है, 2 है, तो ये है सकारात्मक पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि। मैंने सकारात्मक लिखा है, देखिएगा सकारात्मक पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि भी आप इसको लिख सकते हैं अपनी हेडिंग में। देखते हैं क्या है, इसके द्वारा छात्रों के व्यवहार को प्रबल बनाया जाता है। जैसे अब उदाहरण देखेंगे, इनमें शिक्षक को अच्छा, शाबाश, हाँ हाँ ठीक है आदि कहना या उत्तर ठीक होने पर मुस्कुराना, सिर हिलाना या हाथ के संकेत आदि आते हैं। इससे विद्यार्थी प्रोत्साहित होकर सवालों का उत्तर देते हैं जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। यहां ध्यान दीजिएगा, 2 बातें कही जा रही हैं सकारात्मक में।
एक तो वर्बल है, एक नॉन वर्बल है। एक तो आप शाब्दिक की बात करते हैं बोल करके उसको, या इशारे से भी हम आपको क्या करते हैं, जब कोई स्टूडेंट पढ़ा रहा है तो क्या करते हैं, इशारे से भी आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्वर है तो उसको संकेत दे सकते हैं। अब यहाँ आप देखिएगा, आप तो हैं किसमें, एक पीपल टीचर है, तो आप जो है क्या करेंगे कि अगर किसी से कक्षा में जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्टूडेंट उसका उत्तर बता देता है तो आप कहते हैं अच्छा ठीक है, बहुत अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा कठिन है तब भी उसने बता दिया, आपने कहा वेरी गुड। तो ये जो है ये तो आपने मुंह से बोल करके कहा, और यहां जो लिखा गया कि आपने जैसे बोला नहीं, किसी ने आपने कोई प्रश्न किया, किसी ने उसका उत्तर दिया लेकिन गलत उत्तर दिया, तो आपने ऐसे कर दिया, यानी सर को हिला दिया, नकार दिया कि नहीं आपका उत्तर सही नहीं है। तो यही बात की जा रही है कि मुस्कुराना, सिर हिलाना, हाथ के संकेत आते हैं, लेकिन अब यहाँ पॉजिटिव की बात आ रही है। मैंने अभी आपको जो बताया वो नेगेटिव की चर्चा है कि ऐसे करते हैं, लेकिन पॉजिटिव की बात अगर यहाँ देखें, ऐसे कर देते हैं आप, संकेत दे देते हैं हाँ ठीक है। तो ये पॉजिटिव चीजें जो है वो की जाती है किसमें, सकारात्मक पुनर्बलन में। जब आप कोई प्रश्न बच्चों से पूछते हैं, उसका उत्तर मिल जाता है, तो उसको हम आप पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि देते हैं, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह जो है और अच्छे से किसी विषय वस्तु को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि गुरुजी कल और कुछ पूछेंगे तो हम और अच्छे से बता सकेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा है नकारात्मक, निगेटिव पुनर्बलन, जिसको कहते हैं निगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक। ये निगेटिव फीडबैक क्या है, निगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसके द्वारा छात्रों के अशुद्ध या अवांछित व्यवहार को दुर्बल या दूर करने की चेष्टा की जाती है। इसमें शिक्षक का वह व्यवहार आता है जिसमें विद्यार्थियों के गलत व्यवहार को रोकना अभीष्ट है। जैसे गलत उत्तर आने पर शिक्षक नहीं, ऐसा नहीं है, या नकारात्मक सिर हिलाना, हाथ से बैठ जाने का संकेत आदि इस श्रेणी में आते हैं। एक शिक्षक को कम से कम नकारात्मक पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि का प्रयोग करना चाहिए। अब देखेंगे सकारात्मक आपने देख लिया, उसी का ठीक उल्टा नकारात्मक है कि जैसा कि मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि अगर कोई बच्चा, आपने कोई प्रश्न पूछा, उसने उत्तर सही नहीं दिया या आधा दिया, या आपको लगता है कि इसने पूरी तरीके से गलत उत्तर दिया, तो आपने क्या किया, आपने कह दिया कि नहीं बैठ जाओ, ऐसा नहीं है और कोई बताए। तो आप तब तक पूछते रहते हैं जब तक 2-4 स्टूडेंट उसका उत्तर न देते हैं। अगर किसी ने कोई उत्तर नहीं दे पाया तो आप क्या करते हैं, आप उसके उत्तर को बता देते हैं कि आप लोगों को नहीं पता, इसका उत्तर ये है। अब आप बार बार यही आपने देखिएगा, ये लिखा गया एक शिक्षक को कम से कम नकारात्मक पुनर्बलन प्रतिपुष्टि का प्रयोग करना चाहिए। कि एक टीचर की ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसे जो है बार बार निगेटिव रीइंफोर्समेंट या फीडबैक का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए। इससे बच्चे हतोत्साहित होते हैं। इसलिए ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन इसका भी प्रयोग कभी कभी जरूर करना चाहिए। दोनों से उसको काम चलाना है, लेकिन इसका प्रयोग कम करना है, इसका प्रयोग ज्यादा करना है। अब हमको उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि कौशल। आगे देखते हैं, जैसा कि आपने इसके पूर्व में भी देखा है, हम जो भी कौशल लिखते हैं उसका अर्थ परिभाषा लिख देते हैं। इसके बाद जो है कौशल के घटक कंपोनेंट लिखते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ स्किल, इस स्किल के कंपोनेंट क्या है, इस कौशल के प्रमुख घटक निम्न हैं। देखिएगा ध्यान से, पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि का सही चयन। ऐसा नहीं है कि आपने कोई प्रश्न पूछा और स्टूडेंट ने किसी प्रश्न का उत्तर दिया और वो साधारण प्रश्न है तो आपने कहा बहुत अच्छे वेरी गुड, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी आपने कह दिया हाँ ठीक अच्छा है। तो ये कहा गया पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि का सही चयन। पहली बात तो पॉजिटिव चयन करना है, निगेटिव चयन ये चीज, और दूसरी बात हमको कितना रीइंफोर्समेंट करना, कितना प्रतिपुष्टि देना है,
इसका चयन भी हमको सावधानी से करना चाहिए कि उत्तर के आधार पर ही इसका चयन होता है। अब देखते हैं पुनर्बल अथवा प्रतिपुष्टि का सही प्रयोग। वही जैसा कि मैंने आपको कहा, अगला है सकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्बलन का सही प्रयोग। अब देखते हैं, इसको हम 2 लाइन में भी लिख सकते थे कि सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन का सही प्रयोग, सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन का सही प्रयोग, तो हमने एक ही में लिख दिया है। क्या लिखा देखिएगा, सकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्बलन का सही प्रयोग। यानी अगर आप इसमें देखेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात की जा रही है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की अगर बात करते हैं तो उसमें शब्द का या तो वर्बल या नॉन वर्बल दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का साथ में प्रयोग हो सके तो न किया जाए, इससे बचा जाए। या तो शाब्दिक हो या अशाब्दिक हो, या वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, ये बात की जा रही है। अगला है नकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्बलन का सही प्रयोग। वही चीज यहाँ सकारात्मक लिखा गया, यहाँ वही चीज लिखी जा रही कि नकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्बलन का सही प्रयोग। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों की बात की जा रही है कि इसको भी वर्बल और नॉन वर्बल में आप कर सकते हैं और इसको भी वर्बल और नॉन वर्बल में कर सकते हैं। अगला है एक ही पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि की पुनरावृत्ति न होना। एक ही पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि की पुनरावृत्ति न होना, इसका मतलब क्या है, आप बार बार एक ही चीज नहीं कर सकते। गुड गुड गुड, ऐसा नहीं है कि एक ही पुनर्बलन दिया जाए। गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट, यानी आप उसका दोहराव न करें। इसी को कहा गया एक ही पुनर्बलन या प्रतिपुष्टि की पुनरावृत्ति न होना। अगला है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखना। अगर छात्र सही उत्तर देता है, आपने जो भी आंसर पूछा उसका सही उत्तर दिया, तो आप क्या करते हैं, आप उस उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर जरूर लिखें। इस स्किल का मतलब ये है। अब इस स्किल के तहत हम जो है आपको कैसे लेसन प्लान बनाएंगे माइक्रो टीचिंग का, इस स्किल के तहत उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अब हम लेसन प्लान कैसे बनाते हैं देखिएगा। जैसा कि आप पहले जानते होंगे, सूक्ष्म शिक्षण पाठ योजना, मैंने 6 लिख दिया है, 6वां ये है भी। तो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि कौशल, ये देखिएगा, पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि कौशल, रीइंफोर्समेंट एंड फीडबैक स्किल। इसके पहले जैसा आप बनाते थे वैसे ही बनाना है। देखिएगा, पहले हम क्या लिखते हैं, दिनांक, फिर कक्षा, फिर विषय। आज मान लीजिए मैंने उदाहरण के लिए लिख दिया कि कक्षा आज दिनांक 6 है, तो 6/1/2026 लिख दिया। और कक्षा 7 का मैं जो है ये शिक्षण बिंदु लिया हूँ, इसलिए कक्षा 7 का लिख दिया। विषय जो है सामाजिक विज्ञान। एक चीज और है, आप लोग प्रयास करिएगा कि आपने, मैंने पहले भी बताया था कि जो ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट हो, आप साइंस के हो तो साइंस वाला चीज लिखिए, आर्ट के हो तो आर्ट वाला लिखिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयास करिए कि ये समझ लीजिए, इसी के आधार पर अपने विषय का इंट्रोडक्शन, जितनी स्किल बताई गई है आप प्रयास करिए कि अपने विषय का बनाइए। घटक वटक तो सब वही लिखेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो टेबल बनाते हैं आप माइक्रो टीचिंग, ये जो भी बनाए होंगे, अगर प्रयास करिए कि आपके अपने विषय से हो तो वो और बढ़िया है, ये आपको समझ में आएगा। ये तो हम उदाहरण के लिए बता दिए हैं। जैसे टीचिंग सब्जेक्ट में आपका इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र है ना, अर्थशास्त्र है, अंग्रेजी है, हिंदी है, और इसके अतिरिक्त साइंस के जो विषय है, तो आपने ग्रेजुएशन में जो विषय पढ़े होंगे उनके आधार पर किसको जितने भी स्किल हैं, चाहे प्रस्तावना कौशल हो, व्याख्या कौशल हो, अनुशीलन कौशल हो, जो भी कौशल आपको बताए गए, आप जो उनका लेसन प्लान बनाते हैं अपने विषय के आधार पर बनाएंगे तो ज्यादा बढ़िया होगा। चलिए आते हैं अपने विषय पर। इधर हो गया दिनांक, कक्षा, विषय, और यहाँ उसी के ठीक सामने लिखते हैं क्या, कालांश मतलब पीरियड, और अवधि ड्यूरेशन 6 मिनट, और उप विषय नागरिक शास्त्र। देखिएगा, नागरिक शास्त्र का हमने जो है ये आज लेसन प्लान लिया है, और कैसे आप सूक्ष्म शिक्षण में पुनर्बल और प्रतिपुष्टि कौशल का ये जो है पैटर्न बनाएंगे उसको देखते हैं। शिक्षण बिंदु हमने लिया है मूल कर्तव्य, लगभग सब लोग परिचित होंगे ग्रेजुएशन में।
जो है कंपटीशन देने वाले किसी भी आप जो है स्ट्रीम के हो, चाहे साइंस के हो, आर्ट के हो, कॉमर्स के हो, लेकिन अगर आज तैयारी का दौर है, उस दौर में अगर आप होंगे तो मूल कर्तव्य के बारे में मुझे उम्मीद है कि पढ़े होंगे। तो देखते हैं शिक्षण बिंदु, मूल कर्तव्य। अब यहाँ देखते हैं, जैसा कि पहले आप टेबल बनाते थे, छात्राध्यापक कथन क्रिया, छात्र कथन क्रिया, प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट एक्टिविटी और घटक कंपोनेंट, ये आ गया। अब देखते हैं भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है। अब आपको यहाँ एक चीज ध्यान से देखिएगा, मैंने इसमें नहीं लिखा, उसको आपको बता रहा हूं कि जैसे आप पढ़ाने गए क्लास में तो आप डायरेक्ट सबसे प्रश्न नहीं पूछते हैं, किसी का पर्टिकुलर नाम लेकर के पूछते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो यहां जैसे लिख देते हैं किस देश से लिया गया, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं रमेश तुम बताओ, रमेश तुम बताओ, है ना। तो एक स्टूडेंट का नाम भी अगर आप चाहें तो हर क्वेश्चन के सामने लिख सकते हैं, महेश तुम बताओ, रागिनी तुम बताओ, गीता तुम बताओ, है ना। इस तरह से हम इसको पूछते हैं, ध्यान दीजिएगा, तभी तो हम जो है रीइंफोर्समेंट और फीडबैक देंगे। तो ये क्या है, रमेश तुम बताओ, तो रमेश ने बताया क्या, सोवियत संघ या रूस से। अब इसमें हमने जो आपको पहले पीछे कंपोनेंट बताया था उसमें पहला और दूसरा घटक प्रयोग हो रहा है, तो हमने 1 और 2 लिख दिया। अब देखिएगा, जब रमेश ने बता दिया तो हमने क्या कहा, अच्छा। अब ये देखिए क्या कहा, अच्छा है, ठीक है, तो हमने ये लिख दिया क्या, अच्छा। अब आगे देखिएगा, दूसरा प्रश्न पूछा, मूल कर्तव्यों को कब ग्रहण किया गया। अब हमने क्या कहा, जैसे कह दिया, इसके बाद गीता तुम बताओ, ठीक है। तो गीता ने क्या बताया, मैडम या सर 1976 में मूल कर्तव्यों को ग्रहण किया गया। तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कंपोनेंट हमने यूज कर दिया, तीनों का प्रयोग यहाँ है। तो जब गीता ने 1976 कहा तो हमने क्या देखे, कहा बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये यहाँ अच्छा कहा, यहाँ वेरी गुड कहा। हमने आपको पहले बताया था कि रीइंफोर्समेंट की पुनरावृत्ति से बचना है, बार बार एक ही शब्द का यूज नहीं करना है। आगे देखेंगे, तीसरा है मूल कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया। अब हम इसमें भी लिख देते हैं, जैसे हमने कह दिया क्या, रागिनी, नाम लिख दिया, रागिनी तुम बताओ, ठीक है। तो रागिनी ने बताया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो यहां भी दूसरा और चौथा हमने कंपोनेंट का प्रयोग कर दिया। तो रागिनी ने जब ये कहा कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, तो हमने यहां देखिए क्या लिखा, फिर से प्रयास करो। हमने तो सही उत्तर लिख दिया है, लेकिन ये मान लीजिए रागिनी ने क्या किया, इस उत्तर को सही नहीं बताया या आधा बताया। क्या बताया, जैसे कहा सरदार सिंह की समिति पर, तो आपने क्या कहा, आपने फिर कहा हाँ फिर से प्रयास करो। तो रागिनी ने बता दिया हाँ सर, सरदार स्वर्ण सिंह की समिति पर, ये होता है इसका। तो यहां हमने क्या लिखा, फिर से प्रयास करो। जब पूरा आंसर नहीं मिल पा रहा है तो हम रागिनी से ये पूछ दिए। तो इसको आपको ध्यान देना है कि आप कक्षा में जाते हैं तो आपको इस स्किल का प्रयोग करना होता है। बहुत ही अच्छी स्किल है ये, आप देखेंगे क्या कि इससे बच्चे उत्साहित होते हैं और पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। अगला है, देखेंगे मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। जैसे हमने ये रागिनी को कहा, ऐसे जैसे कि ये कहा, रमेश लिख दिया, फिर ये कहा मान लीजिए महेश तुम बताओ। तो महेश ने कहा कि गुरुजी या सर या मैडम अनुच्छेद 51A में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। जब उसने अनुच्छेद बता दिया तो हमने क्या कहा, कक्षा 7 का लड़का है, हमने कहा शाबाश, बहुत अच्छे, एक्सीलेंट।
तो हमने क्या किया, इस रीइंफोर्समेंट का प्रयोग कर दिया। अब पांचवा देखेंगे, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? तो हमने यहां लिख दिया 0। लेकिन अगर किसी ने नहीं बताया या नाम, जैसे हमने कहा कि, अब जैसे हमने क्या किया, हमने कहा कि मोहन तुम बताओ, मोहन का नाम लिख दिया, ठीक है, मोहन तुम बताओ। तो मोहन ने क्या किया, मान लीजिए बताया या गलत बताया, हमने यहां सही लिखा 0, लेकिन उसने गलत बताया, तो हमने क्या कहा, या तो हम ऐसे कर सकते हैं, लेकिन लिखना है तो हमने कहा नहीं, हमने किसी और से पूछ लिया, यहाँ किसी और का नाम फिर दोबारा लिख सकते हैं, है ना। तो उससे पूछा, वो भी नहीं बता पाया, तो किसी और से पूछा, तो तब उत्तर जब मिला, तब हमने इसको बताया कि हाँ अब उत्तर सही है। तो ये हमने क्या किया, देखिएगा, निगेटिव रीइंफोर्समेंट का प्रयोग किया है। अब तक तो पॉजिटिव होता रहा, अब हमने यहाँ निगेटिव, मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, जब नहीं बता पाया तो हमने यहां कहा नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, उसी के आधार पर देखिएगा 1 2 3, इसमें भी जो घटक प्रयोग किया हमने लिख दिया। जब पहली बार मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए, उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? फिर हमने क्या कहा, हमने किसी का नाम लिख दिया, जैसे गौरव नाम लिख दिया, क्या गौरव तुम बताओ, तुम बताओ। अब गौरव ने कहा कि सर, जब पहली बार मूल संविधान में भारतीय कर्तव्य जोड़ा गया, मूल संविधान के में मूल कर्तव्य जोड़ा गया, तो जो है 1976 के बाद की बात कर रहा हूं, तो उसमें इसकी संख्या 10 थी, उसमें इसकी संख्या 10 थी। तब हमने क्या कहा, हमने कहा कि वेरी गुड, बहुत अच्छे, पीठ थपथपा दिया उसका। तो ये क्या हुआ, पीठ थपथपाना यहां लिख दिया, तो ये भी एक रीइंफोर्समेंट या कह सकते हैं कि प्रतिपुष्टि या फीडबैक स्किल का उदाहरण माना जाता है। आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको आगे निरीक्षण सूची और रेटिंग स्केल के बारे में बता रहे हैं, उसको देखिएगा। अब हम देखते हैं निरीक्षण और सूची एवं रेटिंग स्केल। जैसा कि आप इसके पहले बनाते हैं, ठीक वही प्रक्रिया रहेगी। इसमें क्या लिखेंगे, व्यवहार घटक, यानी जो पीछे हमने घटक आपको बताए थे उसी को इसको लिख लेना है। पहला है पुनर्वरण का सही चयन किया गया। अब रेटिंग स्केल जैसा कि हमने आपको बताया था और हमारे हेड साहब विनीत पांडे जी भी बताए हैं, क्या हम लोग जो है 7 रेटिंग स्केल लिए हैं। हम 3 5 ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 7 रेटिंग स्केल लिए हैं। तो ये जो है रेटिंग स्केल कौन देता है, ये आपका सहपाठी निशान लगाता है, हमने पहले आपको बताया था। तो जैसे पुनर्वरण का सही चयन किया गया, पहला घटक जो आपने सुना इसके पहले, अगर पुनर्वरण का सही चयन किया गया तो आपका जो सहपाठी है वो हो सकता है कि 4 दे दे, है ना, और अगर आपने नहीं सही चयन किया तो कम भी दे सकता है, ये उसके ऊपर है। दूसरा है पुनर्वरण अथवा प्रतिपुष्टि का सही प्रयोग किया गया, चयन तो किया गया, अब प्रयोग कितना किया, इसके आधार पर अगर मान लीजिए आपने सही प्रयोग नहीं किया, चयन कर लिया लेकिन प्रयोग सही नहीं किया, तब क्या है, हो सकता है वो 3 पर दे दे। अगला है सकारात्मक शाब्दिक या अशाब्दिक पुनर्वरण प्रतिपुष्टि का सही प्रयोग किया गया, यानी अभी हमने आपको बताया क्या, वर्बल नॉन वर्बल की बात की जा रही है कि अगर आपके सहपाठी को लगता है कि आपने जो है शाब्दिक अथवा अशाब्दिक का सकारात्मक पुनर्वरण का प्रयोग किया और अच्छे से किया, तो आपको हो सकता है क्या दे दे, अच्छे से अगर आपने किया तो 5 रेटिंग स्केल दे दे। अगला है नकारात्मक शाब्दिक अशाब्दिक का सही प्रयोग किया गया, जैसा कि मैंने अभी आपको लेसन प्लान में बताया था, माइक्रो लेसन प्लान में, अगर नकारात्मक का भी प्रयोग आपने सही किया, क्वेश्चन का आंसर बच्चे ने नहीं बताया तो आपने उसका प्रयोग किया, अगर किया है तो आपको हो सकता है वो जो है क्या करे कि 4 दे दे। एक ही पुनर्वरण की पुनरावृत्ति नहीं की गई, अगर पुनरावृत्ति की गई है, आप एक ही पुनर्वरण, अच्छा
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। यही आप बार बार किए, पुनरावृत्ति कर दिए, तो आपको हो सकता है वो क्या करे, 2 रेटिंग स्केल दे दे, क्योंकि आपने बार बार एक ही पुनर्वर्णन का प्रयोग किया है। अगला है छात्रों के सही उत्तरों को श्यामपट्ट पर लिखा गया है। आपने प्रश्न तो पूछा, लेकिन छात्रों ने जो उत्तर दिया उसको ब्लैक बोर्ड पर भी लिखा, तो आपको क्या किया, आपको उसने 5 रेटिंग स्केल दे दिया। तो इस तरह से क्या करता है, आपका सहपाठी रेटिंग स्केल करता है, और आपका जो सुपरवाइजर होता है, जो आपका निरीक्षक होता है, वो आपका टीचर होता है, वो आपका मूल्यांकन तो करता ही है, साथ में आपके सहपाठी का भी मूल्यांकन कर रहा है कि आपने जो रेटिंग स्केल दिया, यानी उसके सहपाठी ने उससे भी पूछ सकता है कि भाई आपने किस आधार पर दिया। मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पर उसने उत्तर को लिखा ही नहीं और आपने 4 दे दिया रेटिंग स्केल, तो पूछ दिया कि भाई इसने तो एक भी उत्तर नहीं लिखा, केवल वेरी गुड कहा, तो क्या किया, तो आप उसका भी मूल्यांकन होता है कि आप जो निरीक्षक है वो पूछ सकता है कि आपने 5 कैसे दे दिया जब उसने उत्तर लिखा ही नहीं। तो इस आधार पर दोनों का मूल्यांकन जो है वह निरीक्षक करता है, आपका टीचर करता है। इसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। फिर टिप्पणी या समालोचना, जिसको कि पहले भी बताया गया है। निरीक्षक लिखता है कि जो चीजें 2-3 पॉइंट, 2 से 3 पॉइंट लिखता है कि आपने क्या सही किया, क्या सही नहीं किया। मैंने पहले ही अपने वीडियो में आपको बताया था और लिख करके बताया था, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप जो है इसको जो है ऐसे छोड़ देंगे। दूसरी चीज, यहाँ फिर क्या करते हैं, सहपाठी हस्ताक्षर आपका करता है। आप जो है अपने से हस्ताक्षर मत कर लीजिएगा। अपनी कॉपी पर जितना भी माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान बनाए हैं, आपका साथी सहपाठी कोई होगा उसी से यहाँ हस्ताक्षर कराइएगा। तो यह सहपाठी हस्ताक्षर करता है, फिर उसी के सामने इधर निरीक्षक हस्ताक्षर करता है, और ये आपका जो है बन करके तैयार हो जाता है। इस तरह से मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रीइंफोर्समेंट और फीडबैक स्किल समझ में आई होगी, और जैसे बताया गया है ठीक उसी प्रकार से आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, थैंक यू।